सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कामा तोराय कसन देवा खत पानी सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कामा तोराय कसन देवा खत पानी पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जोग जो नुआ गोट सुना बूटू सियांचो बानी। सभाए किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करे से जुहार। तो दखा किसान भाई बहन मन अपन मन तो जानसास और दक्षास बोले कि ये समय ने जो खेती बाड़ी करतो जो ढंग आए जो तरीका आए बोले ने उन्नत हिसाब ने हुए से वैज्ञानिक हिसाब ने हुए से जे चले का है कि आमचो किसान भाई बहन मन धीरे धीरे सीखसोत बोले आरु करसोत बोले। तो असने ची बोले ने खेती बाड़ी करतो काजे बोले ने कल मशीन बोले निकरली से आरु सपाय किस्म से जो कल मशीन आए जो कि यंत्र मन बोलो से बोले ने नांगर झोप तो काजे बोले ने पेर तो काजे बुन तो काजे रोप तो काजे काट तो काजे मीण तो काजे बोले सब काजे बोले ने मशीन मन निकरली से आरु ये मशीन मन ने काहे कि आमचो किसान भाई बहन मन करसत बोले मंतर काय होए से कि ए मशीन मन के आमके बोले ने कौन समय ने काम अंतराय केवे काम अंतराय और फिर बोले ने एचो उपयोग है बोलो काम है आमके कसन कसन ठान ने कसन कसन बेरा करतो रहे जैसे ले काहे कि आमके नगद फसल निरुकला सको और फिर काम होली बोले ने फिर आमके एमन के दखा रखा संगातोर कसन आम के संगात राय कसन उनचो दखा रखा करत राय ये सब चीज जो बोले काहे कि कोनी बोले किसान भाई के बोले ज्ञान रतो राय तेवे काहे कि उनचो घेनलो बीती जोन कृषि औजार बनाए जोन कृषि मशीन बनाए उन मन नंगत रह दे और खूबे दिन तक बोले ने चलुकला सके दे। तो यही सब गोड बात सांगतो काजे कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव चो वैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया सिन्हा तो आले एमन संगे गोड बात कर लो बीती सपाय गोट के अपन मन सुना आरु जाना। प्रिया सिन्हा मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कृषि यंत्रों उपयोग है माने या इसका जो परिचय है ये थोड़ा सा हमको हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। जी जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हमारे किसान भाई बहनों को सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ आज मैं हमारे किसान भाई बहनों को जो उन्नत कृषि यंत्र है जिनके बारे में थोड़ा जानकारी तो उनको रहता है, वो लगातार खेती किसानी कर रहे हैं तथा कृषि के नए नए तकनीकों के बारे में भी जानकारी कहीं न कहीं से वो ले रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से भी वो ले लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं जानेंगे तब तक कहीं न कहीं अभाव रहता है कि उसको उपयोग कैसे करें। मशीन के बारे में तो जान लेंगे लेकिन उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा वो पीछे रह जाते कि उनको उपयोग कैसे करना है करके। तो उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी कि कैसे प्रशिक्षण के माध्यम से कहाँ से वो उसकी जानकारी ले सकते हैं ताकि वो खेती जो है अपने खेत में उसका उपयोग कैसे करेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि लगातार कृषि का जो महत्व है वो बढ़ते जा रहा है और कहीं न कहीं हम सब भी किसान भाई बहनों के साथ बंधे हुए हैं। अगर वो अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाते तो हमारे लिए कमी होगा और हम भी उनके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तभी उसका भरपूर वो लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ आज के समय को देखते हुए समय पे जैसे हम बात करते हैं बीज बुआई की, तो समय जब बीज बुआई का रहता है उस समय लगातार लेबर की कमी होती जाती है क्योंकि सबको एक ही समय में बुआई करना रहता है। ऐसे तो नहीं होता है कि अगर हम बुआई जुलाई में करें धान की बुआई तो सामने वाला जो रहेगा वो दिसंबर में करेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो मैं इसी बारे में जानकारी ज्यादा देना चाहूंगी किसान भाई बहनों को कि आज के समय में हमारे पास विभिन्न तरीके के मशीन बाजार में उपलब्ध है। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जहाँ पर मशीन का सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है किसानों को, उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, उसके माध्यम से वे अनुदान में वहाँ
वहाँ से मशीन भी खरीद सकते हैं। तो वो मशीनों की जानकारी और मशीन वहाँ से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो उससे प्रशिक्षण ले सकते हैं और उस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि हम बीज बुआई के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनें जो है वो उपलब्ध है। सबसे पहले तो जो बुआई यंत्र है वो 3 पार्ट में हम लोग अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। एक होता है मानव चलित, जिससे मतलब हम खुद से चला सकते हैं उसको। हाँ, बिजाई में जो मशीन होता है उसको खुद से हम चला सकते हैं। पुश टाइप का होता है, पुल टाइप का होता है, खींचने वाला भी होता है, और एक जो होता है वो धकेलने वाला मशीन होता है जिसको हम खुद से ही चला सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है बैल चलित होता है, जो बैल के माध्यम से उसमें जो बैल चलित होता है उसमें बीज की बुआई के साथ साथ खाद भी हम डाल सकते हैं एक साथ में। अच्छा। वो 2 से 3 जो रो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ उसमें पौध से पौध की दूरी तो मतलब मेंटेन नहीं होता है, लेकिन जो पौध से पौध की दूरी है वो बराबर रखा जाता है, जो बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाई बहन लोग को भी पता है कि कैसे हम जब भीड़ में रहते हैं तो हमको एकदम सफोकेशन होता, लगता है वहां से निकल जाए, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो इसीलिए पौधों को भी जब हम लगाते हैं तो उसको उसके जड़ को भी फैलने के लिए थोड़ा सा दूरी चाहिए रहता है, जो उसके माध्यम से भी मिल जाता है। अगर हम उसी की जगह छिड़काव करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि बीज एक ही साथ भी गिर जाता है, तो क्या होता है जड़ को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो वो पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। अगर उसको अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिलेगा और हवा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो उसके लिए जो मशीन है वो बहुत आवश्यक है। अब बात आती है, हम मशीन की जब बात करते हैं तो हमारे किसान भाई बहन सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो जमीन कम है, जमीन कम है। तो उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि जो बैल चलित जो यंत्र होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। हाँ, आसानी से उसका उपयोग आप छोटे जगह पे कर सकते हैं। साथ ही जो पैडी ड्रम सीडर वगैरह जो होता है उसका भी उपयोग, उसमें भी दूरी बराबर मेंटेन रहता है, जिसको हमको खींच के करते हैं, उसके माध्यम से भी आप छोटे जमीन में उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। अब आई बड़ी जमीन की, आजकल तो लगातार किसान भी उन्नत हो रहे हैं और जमीन भी उनके पास पर्याप्त है जिसमें वो बड़े बड़े मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग जो बीज होता है उसके जैसे बीज मतलब 3 प्रकार का जनरली हम बीज को मानते हैं। बड़ा बीज हो गया, मीडियम बीज हो गया और छोटा बीज हो गया। तो वो बीज के लिए तीनों प्रकार का जो बीज होता है तो उसको बोने के लिए एक तो एक ही प्रकार का मशीन आता है। अच्छा। जिसको मल्टी क्रॉप प्लांटर बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेट प्लांटर हो गया, मल्टी क्रॉप प्लांटर हो गया। तो ये मशीन में जो तीनों प्रकार का जो बीज होता है वो हमारे किसान भाई बहन उसको बुआई कर सकते हैं एक ही मशीन से। अच्छा। तो अब बात यही आती है कि एक ही मशीन से हम कैसे बो सकते हैं उसको। ऐसे वो सोचेंगे किसान भाई बहन, क्योंकि जान रहे, उन लोग भी जान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल जो दिक्कत आता है। हाँ। तो उसी के लिए हमारे किसान भाई बहनों को प्रशिक्षण की बहुत जरूरत रहती है। अच्छा। जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वहाँ जो एक्सपर्ट रहते हैं मशीनरीज के, वो देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मशीन को जब हम खेत में ले जाते हैं उससे पहले हमको मशीन का परीक्षण करना पड़ता है। अच्छा। परीक्षण करते हैं जिसमें हम लोग चुनाव करते हैं कि कौन सा जो प्लेट होता है वो कौन से बीज के लिए सही होगा। अच्छा। और कितना हमको बीज लगेगा जाने से पहले खेत में। जब हम छिड़काव करते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि इतना किलो लग जाएगा। हाँ। वो तो अंदाजा रहता है, लेकिन इसमें हम पहले से जान लेते कि हमको लगभग इतना किलो बीज लगेगा। और उसमें ये रहता है, हमारे किसान भाई बहनों को मैं बताना चाहूंगी कि अलग अलग, जैसे हमको सरसों बोना है तो उसके लिए अलग प्लेट रहता है, अगर हमको धान की बुआई करना है तो धान का अलग प्लेट रहता है, अगर हमको मक्के का बुआई करना है तो उसका अलग प्लेट रहता है। अब बात ये आती, दिमाग में बात ये आता है, किसान भाई बहन भी अभी सोचेंगे कि मेरे को सुनेंगे तो कि अगर ऐसे बता रहे हैं तो मक्के के लिए तो दूरी ज्यादा लगता है, धान को तो हम लोग चलो सेट कर लेंगे 20 से 20 में, लेकिन मक्के के लिए तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी को भी सेटिंग करने का ऑप्शन रहता है। अच्छा। हम लोग पौधे से पौधे और रो टू रो दोनों की दूरी को बराबर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा। जिससे हम डिबलिंग जो करते हैं मक्के के लिए तो उसमें जो लागत आती है और जो मशीन में लागत आती है वो काफी अंतर होता है। अच्छा। साथ ही उसमें समय की भी बचत होती है और लगभग 1 हेक्टेयर को 1.25 घंटे 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने किसान भाई बहनों को ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे धान के बाद हम अगर लेते हैं गेहूं की फसल लेते हैं, तो गेहूं की अगर फसल लेते हैं तो हमको उसके लिए डायरेक्ट जो है
फसल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीज सस्या जो काम करने की जरूरत होती है उसकी जरूरत नहीं है। जो हैप्पी सीडर नामक एक मशीन है, उन्नत कृषि यंत्र में आता है, तो उसका डायरेक्ट उपयोग करके वो क्या करता है, सबसे पहले मशीन का जुताई भी करता है, साथ ही बीज की बुआई भी करती है, जिससे बीज में फील्ड में खेत में नमी भी बनी रहती है। अच्छा। तो जो जर्मिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है गेहूं का। इस तरीके के मशीन का हमारे किसान भाई बहन मैं चाहूंगी कि उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी जो भी उनके नजदीकी केंद्र है वहां से वो ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण ही उपयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और जैसे प्रिया मैडम मैं और जानना चाहूंगा, जैसे आपने मशीन के माध्यम से बुआई, बीज की बुआई, तो कई लोग तो क्या रोपाई भी करते हैं कई फसलों का, तो उसके लिए भी कृषि यंत्र? जी, उसके लिए भी कृषि यंत्र है सर। मैं हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि जो रोपाई होता है, रोपाई के लिए भी मशीन आता है, रोपाई यंत्र करके एक आता है, उसके माध्यम से वो भी अलग अलग छोटा बड़ा आता है। रोपाई मशीन जो होता है अलग अलग रो के हिसाब से आता है कि कितने रो में हम बो सकते हैं, उसके माध्यम से हम रोपाई यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। उसको जो है किसान डायरेक्ट भी चला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। उसको डायरेक्ट ऐसे कहीं पर भी छिड़काव करके फिर बीज उगा तो डाल के नहीं बो सकते, उसके लिए अलग से हमको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि नर्सरी कैसे तैयार करना है। फिर उसी नर्सरी को हम लोग जो रोपाई यंत्र है उसमें लगा करके उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, खेती में। हाँ। और जैसे कृषि यंत्र, जैसे अभी हम लोगों ने रोपाई और बुनाई आपने बताया, लेकिन और ऐसे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो किसान भाई अपने विभिन्न कृषि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं? मैं जरूर अपने किसान भाइयों के साथ, बहनों के साथ साझा करना चाहूंगी। मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा कृषि कार्य होता है वो मुख्य रूप से 5 जो भाग होता है उसमें पूरा हो जाता है। सबसे पहले होता है बीज संयंत्र तैयार करना, जिसको हम लोग कहते हैं सीड बेड प्रिपरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बीज बुआई, उसके बाद आता है छिड़काव करना दवाई का, उसके बाद हमारा आता है निंदाई गुड़ाई करना, फिर आता है उसको कटिंग करना। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा लगभग 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो 5 स्टेप के लिए अलग अलग आजकल मशीनें आ गई है। हमको किसी भी चीज के लिए जो मजदूर होता है उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी हमारे किसान भाई बहनों को, उनसे साझा करना चाहूंगी कि जो हमारा बीज संयंत्र तैयार जो करते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत मशीन, जैसे कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, आजकल तो हमारे सारे किसान भाई बहन उसका उपयोग करते हैं। रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इस टाइप की जो मशीनें होती हैं उसका उपयोग करते ही हैं। तो और साथ में ये भी बताइए कौन सा मशीन किस काम के लिए आता है? जो कल्टीवेटर होता है वो हमारा जो प्राइमरी ऑपरेशन होता है टिलेज करने के लिए, टिलेज मतलब मिट्टी को अलट पलट करने के लिए, उसके लिए उपयोग होता है। उसके बाद उसको सेकेंडरी में भी लेते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर चलाने के बाद हम लोग रोटावेटर का उपयोग करते हैं, हमारे किसान भाई भी करते हैं रोटावेटर का उपयोग, ताकि मिट्टी को भुरभुरा किया जा सके। और अगर मिट्टी अच्छे से भुरभुरा रहेगा तो उसमें हवा पानी अच्छे से जाएगा, अच्छे से हवा पानी जाएगा तो ग्रोथ अच्छे से होगा। उसके लिए सबसे पहले तैयार किया जाता है, सीड बेड प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, सस्या तैयार करना बोलते हैं, वो किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है अब हमारा बुआई आता है। तो अब बुआई के लिए हम लोग उसमें भी 3 प्रकार का जो मशीन होता है, मानव चलित मशीन, अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई थी, मानव चलित मशीन हो गया, फिर बैल चलित मशीन हो गया, उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के मशीन आता है, जैसे डिबलर वगैरह हो गया, पैडी ड्रम सीडर हो गया जिसको मानव चलित में उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है सीड्रिल, बैल चलित सीड्रिल का उपयोग करते हैं, बैलों के द्वारा उपयोग किया जाता है उसका। उसके बाद आता है अपना ट्रैक्टर ऑपरेटेड आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग, जो धान के लिए अलग उसके लिए सीड्रिल आता है, धान के लिए अलग प्लांटर आता है, फिर गेहूं के लिए अलग आता है, फिर मक्का बुआई के लिए मक्का प्लांटर अलग से आता है। साथ ही मल्टी क्रॉप प्लांटर, इनक्लाइन प्लेन प्लांटर भी आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सीड को अलग अलग प्लेट को बदल के अलग अलग बीजों की बुआई उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ ही हमारे किसान भाई बहन भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक ही ऐसे तो नहीं कि धान बोने तो धान ही बोने, अगले सीजन में हमको दूसरा भी बोना है, तो वो लगातार उसका उपयोग कर सकते हैं उस मशीन का। उसके बाद हमारा आता है छिड़काव के लिए स्प्रेयर वगैरह तो सब यूज करते ही हमारे किसान भाई बहन, उसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगी। उसके बाद आता है निंदाई गुड़ाई। निंदाई गुड़ाई के लिए भी मशीन आता है, लेकिन उसका मशीन का हम जब मशीनों से ही बीज की बुआई करेंगे, जहां
जहाँ पर दूरी मेंटेन रहेगा तभी कर सकते हैं। जैसे पैडी वीडर हो गया, पावर वीडर हो गया, इसका उपयोग हम लोग निंदाई गुड़ाई के लिए करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में कटाई। कटाई के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के मशीन, जैसे रीपर हो गया, मैनुअली ऑपरेटेड रीपर हो गया, उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टर हो गया। इस मशीन के माध्यम से हम लोग कम समय में कम लागत में खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आजकल समय का कितना बड़ा महत्व है, समय के महत्व को समझते हुए और समय से अगर हमारा खेती किसानी हो जाता है तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हमारे किसान भाई बहनों को भी पता है कि अगर समय से कोई भी काम हो जाता है तो कितना फायदा होता है। अगर समय से थोड़ा सा भी हम चूक जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, समय में ही हमको मजदूर नहीं मिलता है। इसीलिए हमको मशीनरीकरण की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और क्या मैडम ये भी बताइए, जैसे कि जी सर, कई किसानों के पास छोटे बड़े ऐसा मशीन भी हो सकता है, अभी होगा भी, तो उसके मेंटेनेंस के, उसके रख रखाव के बारे में भी जानना चाहिए। जी जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत जरूरी है। मशीन तो हम खरीद लेते हैं लेकिन उसका रख रखाव अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि मशीन एक बार खरीदते हैं, इतने महंगे में खरीदते हैं, अगर वो एक बार खराब हो जाता है तो फिर उसको बनाने में लागत में फिर हम दोबारा छोड़ देते हैं उसका उपयोग करना। तो उसको मेंटेन करते रहेंगे तो हमको उसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा लागत नहीं आएगा और हमारा मशीन जो है सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए जो अलग अलग प्रकार की जो मशीन होती है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, 5 स्टेप में हमारा जो काम होता है वो पूरा होता है। तो अलग अलग जो स्टेप होता है उसमें अलग अलग प्रकार की मशीनें उपयोग होती है। तो उसके हिसाब से हमको रख रखाव भी उसका लगभग सेम रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कल्टीवेटर के बारे में, तो उसको हम जब खेत में उपयोग करेंगे, जब हमारा सीजन हो जाता है, जैसे हमारा बीज सस्या तैयार हो गया, सीडबेड प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद ला के उसको हमको जब मिट्टी उसमें लगा रहता है, थोड़ा मिट्टी को निकाल के उसको पानी से धो देना है। धोने के बाद फिर उसको धूप में सुखा देना है। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा, उसकी नमी चले जाएगी, तो उसमें जहां पर हमको लगता है ग्रीस तेल करना है, वो लगा के हमको उसको सुरक्षित रख देना है कहीं पर शेड में, ताकि वो धूप से जंग ना लगे और खराब ना हो। उसके बाद जब हमको उपयोग करना है फिर सीजन में उसको निकालेंगे तो ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत। अगर मिट्टी से ही तो उसको रख देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जंग लगेगा और पार्ट्स भी खराब होगा। अब उसके एक एक पार्ट्स को खरीदने में फिर लागत बहुत ज्यादा आएगा, इसीलिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी। उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगी, जैसे अभी मैं बात करी थी मल्टी क्रॉप प्लांटर की या किसी भी सीड ड्रिल की, तो उसको हम लोग को उपयोग करने के बाद हम उसमें खाद डालते हैं और सीड डालते हैं, दोनों डालते हैं, दोनों का एक साथ उसमें होता है। अच्छा। जहाँ पर सीड गिरता है वहीं पर ही हमारा खाद भी एक साथ गिरता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको जैसे ही हम लाते हैं, फिर जो भी उसमें सीड बचा रहता है, बीज बचा रहता है, खाद बचा रहता है, उसको पहले अलग से निकाल के रख लेना है। रखने के बाद जितना भी उसका पार्ट्स रहता है उसमें पानी डाल के हमको उसको धो देना है। अच्छा। ताकि कहीं पर से भी चिपका होगा जंग मत लगे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा दिन भी अगर छोड़ देते हैं तो चिपक जाता है, चिपकने के कारण फिर जंग लग गया, खराब हो जाता है, उसको रगड़ना पड़ता है। तो उसके लिए उसको साफ कर देना। साफ करने के बाद उसको थोड़ा सा धूप में रख देना है, वो सूखेगा। फिर उसमें जो प्लेट्स होते हैं, प्लांटर में जो प्लेट्स होते हैं, उसको निकाल के हमको सुरक्षित रख देना है, ताकि अगले बार जब उसका उपयोग करें तो फिर से हमको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सकता है नट बोल्ट जो लगा रहता है वो टाइट हो जाए, खींचने में परेशानी हो, तो उस प्रकार की परेशानी ना आए। और जो भी पार्ट्स है, हमारा गियर उसमें लगा रहता है, चैन स्प्रॉकेट लगा रहता है, उसमें हमको तेल वगैरह ग्रीसिंग करके रखना चाहिए और उसको भी हमको शेड में सुरक्षित रखना चाहिए ताकि धूप से उसको थोड़ा सा बचाया जा सके। साथ ही उसी प्रकार से कंबाइन वगैरह जो हमारे किसान भाई बहन उपयोग करते हैं, अगर है तो उसको भी उसी प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। अच्छा, और एक जानना चाहूंगा, जैसे बड़े किसान हैं उनके पास तो छोटे बड़े मशीन भी होंगे, लेकिन कई किसानों के पास तो ये सब यंत्र नहीं होंगे। तो क्या आपकी कृषि विज्ञान केंद्र या कोई ऐसे संस्था से उनको मतलब किराए या उसमें कुछ सुलभ हो सकता है? जी जी सर, मैं जरूर बताना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, ये बहुत जरूरी भी है हमारे किसान भाई बहनों के पास। अगर हम बताते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे करें करके। तो इसके लिए तो जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग जो होता है, अपने जिस जिला में जिस चीज की जरूरत रहती है उसके हिसाब से OFT ऑन फार्म ट्रायल और फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग मशीन वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन सर अगर उनको जरूरत रहता है, हमारे किसान भाई बहनों को जैसे उनको खरीदना है या फिर किराए से लेना है, तो हर एक जिले में एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध रहती हैं जो वो किराए से प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे किसान भाई बहन उनको जो भी मशीन की जैसे आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ उनका रेट डिसाइड रहता है कि इस मशीन का इतने रुपए किराया होगा इतने घंटे के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से ही उनको दिया जाता है। तो वो वहाँ से मशीन मतलब किराए में खरीद सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से अगर उनको मशीन खरीदना है तो सब्सिडी भी प्रोवाइड होता है। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग सब्सिडी रहता है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, वो भी समय समय में होता है। जैसे कभी भी गए और भर दिए हमको मिल जाएगा ऐसा नहीं रहता है। उसमें टेंडर टाइप का निकलता है कि इतने लोगों को मिलेगा, तो आप फॉर्म वहाँ भर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको जो मशीन की जरूरत है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा जी। तो इतने सारे मशीनें मतलब कृषि यंत्रों के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया, लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि आजकल आप भी जानते हैं कि दिनों दिन हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नई चीज निकलता है, तो ऐसा कुछ कृषि में भी निकल रहा है क्या? हाँ जी जी सर, जरूर मैं ये भी बात साझा करना चाहूंगी हमारे किसान भाई बहनों से। जैसे लगातार अब तो जो मैं अभी तक बात कर रही थी वो तो पुराने समय से चलता आ रहा है, और लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है। आज भी थोड़ा सा जानकारी के अभाव के कारण उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए सारी बातें मैंने साझा की। लेकिन साथ ही साथ में जो अभी के समय में उन्नत कृषि यंत्र जो आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उन्नत कृषि यंत्र, जिसके बारे में शायद कई हमारे किसान भाई बहन जानते हैं, कई लोग देखे भी हैं और कई लोग शायद जानते भी नहीं हैं, और कई लोग जानते हैं लेकिन इसका उपयोगिता क्या है, कैसे इसका उपयोग करना है, कहाँ पर उपयोग होता है, ये थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। जैसे अभी का जैसे आधुनिक युग आ रहा है, उसमें हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो उपयोगिता ड्रोन की बात करते हैं, हर जगह आती है ड्रोन। तो ड्रोन से हमको समझ आता है, हमारे किसान भाई बहन भी समझते हैं ड्रोन को, तो फ्लाई करने के लिए, जैसे उड़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। हम भी वैसे समझते थे पहले, लेकिन अभी ड्रोन का उपयोग कृषि कार्यों में किया जा रहा है, जो उन्नत कृषि यंत्रों में से एक है और अभी के समय में बहुत महत्व है। अब ड्रोन की जब बात आती है तो पहले तो हम देखते थे कि ड्रोन का उपयोग सिर्फ करते थे कीटनाशक छिड़काव के लिए, लेकिन अभी जब समय बदलते जा रहा है तो उसमें नए नए प्रकार का शोध हो रहा है, जिसमें हम लोग ड्रोन के माध्यम से बीज की बुआई भी करते हैं। अच्छा। बीज की बुआई करते हैं, जो लगभग बहुत कम समय में बीज की बुआई हो जाती है और 15 से 20% तक उसमें जो होता है बीज की बचत भी हो जाती है। साथ ही साथ जब दवाई का छिड़काव करते हैं तो 15 से 20 मिनट में ही वो 1 एकड़ को पूरा छिड़काव कर देता है। अगर हम मैनुअली करते हैं तो 2-3 लेबर भी लेते हैं, उतने समय में नहीं हो पाता है। साथ ही साथ वो जो हमारा फसल लगा रहता है, जो क्रॉप, खड़ी क्रॉप जो रहती है, जिसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं सर, उसका भी मैं किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि वो फसल की निगरानी भी करता है कि फसल में किसी प्रकार की कहीं कीट वीट, तो सेंसर सिस्टम रहता है उसमें, तो उसके माध्यम से वो निगरानी करता है उसका कि कहीं प्रकार का कोई पौधा खराब है, कीट कुछ लग गया है। तो ड्रोन का बहुत जगह उपयोग होता है, जिसका मतलब लगातार अभी बढ़ भी रहा है कि उसका उपयोग किया जाए। और ड्रोन दीदी के नाम से भी अभी जो हमारी महिलाएं भाई मतलब दीदी लोग हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो ड्रोन का उपयोग समझे और चला सके उसको, ड्रोन को। साथ ही साथ जो उन्नत कृषि यंत्र है उसमें मल्चर मशीन जो है वो अभी बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा है बोलना चाहिए। अच्छा, मल्चर मशीन जो है जिसका उपयोग बहुत कम हमारे किसान भाई बहन लोग करते हैं। वो मशीन भी आपको हमारे जो किसान भाई बहन है उनको एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वहां से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा। तो वो जो मशीन होता है उसका उपयोग जो हमारा खड़ी क्रॉप रहता है, जैसे हम किसी भी क्रॉप की, मैं बोल रही हूँ धान की अगर कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको अवशेष जो बचा रहता है जला देते हैं, जलाने से बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो जो मल्चर जो रहता है वो क्रॉप को काटता है, जो बचा रहता है अवशेष उसको काटता है और उसको जमीन में गिराते चले जाता है। अच्छा। जिसके कारण जमीन की जो नमी रहती है वो बन जाती है और जो आने वाले जो पौधे रहते हैं जो हम लोग लगाते हैं बाद में, जो भी पौधा लगाने वाले रहते हैं उसको खाद देने का भी वो काम करता है। अच्छा। तो मल्चर मैं हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि मल्चर का उपयोग अपने खेतों में करें ताकि उनको जो खाद की आजकल कमी होते जा रही है, हम ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी महत्व को समझे कि जो पहले से जो क्रॉप लगा उसमें भी कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हमारे जो आने वाले पौधे हैं उसको मिले। उसी के साथ अभी एक बेलर जो मशीन है वो बहुत चल रहा है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाई बहनों को मैं अवेयर करवाना चाहूंगी कि उसके भी उपयोग की ओर ध्यान दें। क्योंकि क्या करते हैं, जैसे ही कटाई होता है धान का उसके बाद जला देते हैं उसको। अगर पैरा चाहिए होता है तो थोड़ा सा काट के ले जाते हैं, जिनके यहाँ पशु है वो, नहीं तो फिर उस
उसको जला देते हैं, सोचते हैं कि कौन मेहनत करेगा उसको उठाने में, तो उससे अच्छा जला दिया जाए, बाद में फिर उसमें रोटावेटर मार के दूसरी बीज की बुआई कर दी जाए। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। जलाने से उसके पोषक तत्व खत्म होते हैं और जो ऊपर का जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो पूरा चले जाता है। फिर बाद में मिट्टी भी धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी रहती है वो कम होते चले जाते। तो उसके लिए जैसे हम कंबाइन, आजकल तो जनरली कंबाइन का उपयोग करते हैं, जैसे बड़े फार्मर्स है वो धान कटाई के लिए, तो कंबाइन का जब उपयोग करते हैं उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बेलर मशीन का उपयोग करके, वो पैरा बांधने वाला मशीन है, वो पैरा को बांध देता है बंडल बना के स्क्वायर में और फिर गोल आकार में बांध के वो छोड़ देता है फील्ड में। तो उस तरीके का मशीन का हमको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जब पैरा होता है वो पैरा मार्केट में भी अच्छे रेट में चले जाता है, तो उनको दोनों तरफ से इनकम होगा। जला देंगे तो इनकम भी नहीं होगा और हमारा न्यूट्रिएंट भी चले जाएगा मिट्टी का। और उसको अगर नहीं जलाते हमारे किसान भाई बहन बेलर मशीन का उपयोग करते तो उसके माध्यम से उनको वो पैरा को भी बेच सकते हैं अच्छे दाम में। तो इस तरह के और भी विभिन्न प्रकार के मशीन है जिनके हमारे किसान भाई बहन लगातार उपयोग करते रहे ताकि उनको फायदा होते रहे मशीनों का। तो डॉक्टर प्रिया सिन्हा मैडम, आज आपने हमारे किसान भाइयों को कृषि यंत्रों के प्रकार और उसकी उपयोगिता और उससे किसानों को क्या लाभ मिल सकता है और नए नए जो कृषि यंत्र है उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, तो दखा कितलो नगद गोट के सांगला की डॉक्टर प्रिया सिन्हा एमंदला कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव जो वैज्ञानिक दखा किसान भाई बहन मन असन आहे आम्ही रोज दिन अपन मन संग गोड बात करूं से जनाव से कि काई बोले चीज जो बोले काय की काम ने आम तो पहिल उनचो पूरा ज्ञान बोले ने पूरा जानकारी आम के रलो ने बोले आम के कई बोले ने चीपा कहीं अटकनी नाले कहीं घाटा हो उकलाय नहीं सके और ये बोले आम्ही जानूक मिरली कि कृषि यंत्र ने बोले ने आम की कितलो फायदा कम समय ने कम मेहनत ने और कम मशागत ने आगर ले आगर आम के फायदा हो उकलाय सके। और ये जो कृषि यंत्र घंत का जो सरकार बाटले बोले सुविधा मना से और बड़े बड़े कई असन यंत्र मना से उनचो ट्रेनिंग बोले ने प्रशिक्षण सिखा तो वाट बोले का है कि ये कृषि विज्ञान केंद्र मन ने आसे। तो आम के जोन भाई बहन मन घेनुक चाहे सो नाले जो लोग आसे तो असन किसान भाई बहन मन कृषि विज्ञान केंद्र ने नाले जोन कृषि विभाग जो जोन महकमा आसे होता जाऊन बोल का है कि पूछ पचारा करून बाती बोले ने ये कृषि यंत्र जो नगद काम आनुक सकोत और दखा रखा करुक लाय सकोत। तो इतलो नगद सुंदर गोट के सुनले ने सुनुक भवाय गीत आम जो गाँव आम तो डेरा खूबे सुंदर आए दादा मन खूबे सुंदर आए दान मान बेड़ा करा आम तो देखना आए दादा मन आम तो देखना आए आम जो गाँव आम तो डेरा खूबे सुंदर आए दादा मन खूबे सुंदर आए दान मान बेड़ा करा आम तो देखना आए दादा मन आम तो देखना आए आम जो गाँव आम तो डेरा खूबे सुंदर आए दादा मन खूबे सुंदर आए दान मान बेड़ा करा आम तो देखना
आम जो गुहारे आए आम जो गुहार जान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना है आए आम जो गुहारे आए आम जो गुहार जान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना सोना चांदी पीतल दादा लोहा चुक दान दादा मन लोहा चुक दान देश भर में आम सुखाओ सुबे साओ का दादा मन सुबे साओ का सोना चांदी पीतल दादा लोहा चुक दान दादा मन लोहा चुक दान देश भर में आम सुखाओ सुबे साओ का दादा मन सुबे साओ का आए आम जो गुहारे आए आम जो गुहार रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना आए आम जो गुहारे आए आम जो गुहार रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना आए आम जो गुहारे आए आम जो गुहार रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना रान बान बेड़ा खड़ा हम तो जीवना है दादा मने हम तो जीवना हाँ तो दखा किसान भाई बहन मन गीत सुन लू आरु बोले ने ये बच्चों हिसाब ने जसन के अपन मन जान सास की कमानी धमानी काजे लोग बोले निमिरोत आरु गुलाय डगरा उकलाय पड़े से भार बतर इलो बेरा एबा ठुन बाटे भूति निमिर लने फिर आमचे घाटा होए से तो उन्हीं हिसाब ने आमके ये जोन कृषि यंत्र मन जोन कृषि काम ने तो बीती जोन कल मशीन आए एक एक घेनुन बाती एचे उपयोग आमके कर लेने समया ने आरु नगद फसल होकलाय सके दे तो नवा जुग चो नवा गोट सुन तो सप्पाय किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करें से जुहार। सुना सुना बूटू सियान जो बानी कसन बड़ा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी सुना सुना बूटू सियान जो बानी कसन बड़ा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी पाक भर संगे पशुधन जो गोट सुना नुआ जो नुआ गोट सुना